हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने दोपहर में एक वीडियो डाली थी। वीडियो में कमेंट आया कि प्रश्नावली संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 3.1 राजीव प्रकाशन की सॉल्व करके बताइए सर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों दमदार हैं, मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त है। तो इन प्रश्नों को सीखने से पहले हमें 2 प्रमेय सीखने होंगे जो कि इसके पीछे मिल जाते हैं। वो प्रश्न जो प्रमेय है उनको देख लेते हैं। ये रहा, पीछे आ जाते हैं। ये यहाँ पे प्रश्नावली खत्म होती है। प्रश्नावली खत्म होने के बाद यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये जो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में बातचीत की जा रही है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या को थोड़ा बहुत हल किया गया है और यहाँ पे आ जाता है पहला प्रमेय। वैसे तो ये प्रमेय संख्या है 1.3, तो इससे पहले भी कुछ और प्रमेय थे। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई गिनती p a स्क्वायर को काट सकती है तो वो वही गिनती p a को भी विभाजित करती है। ये आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इसकी उपपत्ति आपको ये पूरा सिद्ध करके दिखाया गया है, लेकिन उपपत्ति के साथ स्टार लगाया गया है, जिसका मतलब है कि परिच्छेद की दृष्टि से नहीं है। इसको हमको नहीं समझना है या फिर नहीं मानना है, मतलब समझना की जरूरत है पूरा हल करने की। बस हमको याद रखना है कि अगर कोई गिनती ए स्क्वायर को काट सकती है तो वो ए को भी काट लेगी। इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो अगर 2 16 को काट लेता है, 2 16 को काट लेता है, 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 अगर 16 को काट लेता है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो यही 2 इस 4 को यानी 4 को भी डिवाइड कर देगा। दूसरे एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है और 3 से 27 किसी का वर्ग नहीं होता है, 81 किसी का वर्ग होता है। हाँ, तो 81 किसका वर्ग होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 को भी 3 काट लेगा। ऐसे ही अगर 5 के सापेक्ष देखे तो जैसे होता है 625 होता है, 625 25 का वर्ग होता है। तो ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जिसका स्क्वायर होता है ये गिनती भी 5 से कट जाएगी। यही मेन थिंग है इस प्रमेय की। आपको समझना होगा कि अगर किसी गिनती यानी ए स्क्वायर को अगर p काट लेता है, ए स्क्वायर को p काट देता है, भाग करने पे कट जाता है, तो a को भी p काट सकता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद दूसरा प्रमेय आ जाता है। दूसरे प्रमेय में सीधे सीधे यही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध किया गया है। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई है मैं आपको बताते चलता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसकी उपपत्ति से। यहाँ पे कह रहे हैं हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम 2 पूर्णांक r तथा s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 बराबर r/s ऐसी एक परिमेय संख्या है जहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू 0 है। मान लीजिए कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनसे विभाजित करके उनको काट पीट के हम a और b प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 के बराबर मान लेते हैं। जैसे मान लिया 4/6 मिल गया होगा, ऐसे मान लेते हैं। ये जो r और s के फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये 4 और 6 के समकक्ष मान सकते हैं। जैसे इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा हो, जैसे इनका 2 और 6 2 होता है तो 2 3 6। अभी जो मिल जाएगा ये क्या होगा? ये क्या कहते हैं? अभाज्य, अभाज्य होंगे। इनके साथ आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई कटने वाला सिस्टम नहीं होगा। आर और एस पहले था जो कट सकता था, अब जो मिला है ए और बी वो कट नहीं सकता है। यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे विभाजित करने के बाद √2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे a और b सह अभाज्य है, यानी इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ये इस प्रकार हो सकते हैं, इस प्रकार है, तो b को इधर गुणा करा के b/2 बराबर a प्राप्त हुआ है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्योंकि अंडर हट जाए, तो अंडर को हटाने के बाद ही यहाँ पे 2 बन जाए, √2 बन जाएगा 2, b बन जाएगा b², a बन जाएगा a²। अब ऐसे में हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि a का गुणनखंड 2 गुणित b² है।
ए स्क्वायर का गुणनखंड 2 गुणते बी स्क्वायर है, यानी 2 के पहाड़ा में ए स्क्वायर कहीं ना कहीं आएगा, यानी ए स्क्वायर इसे कटेगा, अतः 2 ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है। और अभी जो प्रमेय बताया था इसके लिए ए 2 मतलब 2 ए को भी विभाजित करेगा इस प्रमेय द्वारा। और अब एक नई चीज सामने आ जाती है कि जब 2 ए को भी विभाजित करेगा तो हम एक लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 2 गुणते सी। सी क्या है? सी कोई एक पूर्णांक है, यानी कि जब 2 ए को विभाजित करेगा तो 2 के किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तब जाके ए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बराबर 2 गुणते सी। और अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी मिल गया है तो ये ए का मान कुछ मिल गया, ये ए बराबर 2c मिल गया। ए का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें ये मिलता है। इसी में जहाँ पे ए स्क्वायर था वहीं की जगह पे 2c रख दिया गया। 2c जब रखे जाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c स्क्वायर मिल जाएगा। 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? 2 यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर का गुणनखंड 2c स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 2 से बी स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि 2 से बी स्क्वायर विभाजित होगा, इसलिए प्रमेय द्वारा 2 से बी भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हो गया। अतः ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ पे बी भी कट रहा था, ऊपर ए भी कट रहा था, तो वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया इसका सिद्ध। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये उदाहरण में दिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम वही फोटो कॉपी है, वही तरीके से करना है। आपको इसको भी बता देते हैं। आइए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम इन दोनों को ऐसे ए और बी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने प्रश्न लिख लिया है, वही √3 को हम कैसे करेंगे, हमको कैसे लिखना होगा। किताब की भाषा तो थोड़ी सी लंबी भी कही जा सकती है, हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे अतः √3 बराबर a/b। यही काम सेम टू सेम छापना, √5 रहेगा तो 5, 2 रहेगा तो 2 लिख करके इतना ही पूरा लिखना है। जैसे कि प्रश्नावली में पहला प्रश्न है भी √5 को अपरिमेय दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो √5 को अपरिमेय दिखाने के लिए, इसके लिए भी यही सेम काम करना होगा, पूरा ही अच्छा लिखना होगा। √3 की जगह पे 5 रहेगा, यहाँ पे √3 की जगह पे 5 रहेगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर से पहले एक काम करते हैं, इसका इधर गुणा करा देते हैं। a बराबर मिल जाता है √3b। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3b बराबर a। जैसा आपको समझना है वैसा समझिए, मैं ऐसा लिख लेता हूँ। इसको हटाते हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर मिल जाएगा। इतना मिल जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे
ए स्क्वायर 3 से विभाजित है क्योंकि ए स्क्वायर के बराबर 3b स्क्वायर मिल रहा है, यानी ए स्क्वायर का गुणनखंड 3b स्क्वायर है, 3 गुणित b स्क्वायर है। अतः ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तब प्रमेय द्वारा 3b को भी विभाजित करेगा, यानी कर सकता है, या फिर बी भी 3 से, सॉरी यहाँ पे ए बी लिखना चाहिए था, ए लिखना चाहिए था, सॉरी गलती हो गई। ए भी बी से विभाज्य है, या फिर 3b को ए को विभाजित कर सकता है या भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि ए 3 से जब विभाजित हो रहा है, यानी ए 3 से कट रहा है, तो 3 के साथ कोई ना कोई गिनती लग जाएगी। 3 से गुणा करने पर सी में ए मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाता है इतना। और यहाँ पे लिख देंगे जहां सी एक पूर्णांक है, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ए का जो भी मान मिला है यहाँ पे रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे ए का मान ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर में प्रतिस्थापित करने पर, या फिर इसे कहते हैं रखने पर। जब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3 से कट जाएगा ये 3, यानी 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, अतः b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः प्रमेय द्वारा b भी 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पे आ जाएगा अतः, अभी एक बार मिल चुका था कि a 3 से विभाज्य है, अब मिल चुका है b 3 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः a तथा b दोनों का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ये आवश्यक रूप से है, जो कि इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास है, कि अंडर ए तथा बी सह अभाज्य है। और यह त्रुटि हमारी कल्पना से और यह विरोधाभास हमारी क्या लिख रहा हूं मैं, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये इस प्रकार से एक पूरा पेज लिखना पड़ेगा, और 2-4 बातें आपको जो कम समझ में आई या फिर याद ना रहे वो आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी तरीके से एकदम सेम टू सेम लिखें।
मैंने भी बहुत सारी बातें छोड़ी हैं, 2-3 अक्षर तो छोड़े ही हैं, तो और जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में इतना कबाड़ बचाया है। सो आपको लाइन टू लाइन समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो सिंपली √5 के लिए भी सेम वही काम करना है। जहां जहां आपको 3 यहाँ पे पूरी सवाल में दिखाई दे रहा है, वहां पे आप 5 लिखते चले जाएं, बस आपका √5 वाला काम खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, अगले प्रश्न की बारी। अगले प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही सामान्य तरीके से। प्रश्न संख्या 2 भी जो दिखी गई है, ये 3 में जो तीनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब, ये जितने भी मिलने वाले हैं सब के सब उसी तरीके से लगेंगे। मैं सभी का ब्रीफ समरी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको मैं पूरी तरीके से विस्तार से हल करके बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम जैसे पहले माना था वही फिर से मानेंगे। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q, यहाँ पे A/B या P/Q, आप जो मन कहे वो लिखें, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, असहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल 0। ये लिखने के बाद हम आगे लिख देंगे कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q। अब छोटी सी बात, यहाँ पे √5 को रहने देने के अलावा बाकी सबको उधर भेज देंगे। हर सवाल में बस यही आपको करना है। तो यहाँ पे 3 को पहले भेजेंगे तो 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q - 3, और जब 2 को भेजेंगे तो √5 बराबर हो जाएगा, देखिए P/Q है -3 है, और वो 2 ऊपर से 1 बड़े नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे तो P/2Q - 3/2 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बस इतना से होना है, ये 5 है। सो यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब क्या लिख देंगे, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P/2Q - 3/2 भी एक परिमेय संख्या या परिमेय है, लिख देंगे। इसलिए √5 भी परिमेय है, चूंकि ये परिमेय है और इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होगा। परिमेय है जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय है। ओके, जो यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। बस इतना से लिख देंगे। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है। भैया इस सब में आपको लिखना ही लिखना है, सब जगह पे यही लिखना है और ऐसे ही लिखना है, हो जाएगा सारी सवालें। और अगर हम बात कर लें तीसरे की, पहले की, जहाँ पे 1/√2 है, उसको भी सेम वही मानने के बाद P/Q कर देना है, P/Q कर देना है, और यहाँ पे √2 है, ये उधर चला जाएगा, या फिर इसको उलट देंगे तो यहाँ पे √2 बराबर Q/P मिल जाएगा। इतनी सिंपल सी बात। इतना मिल जाने के बाद ये परिमेय है तो ये भी आप परिमेय होगा, और फिर से यही काम यही से लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है वहां पे 7 √5 इसके बराबर P/Q करेंगे तो 7 नीचे चला जाएगा
√5 बराबर p/7 क्यों हो जाएगा। फिर से यही राम कहानी लिख देनी है, हो जाना है फिर से काम खत्म। और अगला है जो 6 + √2 है, इसके बराबर p/q करेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा p/q - 6। ज्यादा से ज्यादा p माइनस इसका गुणा करने के बाद 6q/q लिख देंगे। उसके बाद फिर से वही राम कहानी लिख देनी है, काम खत्म हो जाना है। सिंपल बातें, दो तरीके मैंने आपको बताए। जब अकेले आ जाए √2, √3, √5, √7 तो वो वाली कहानी करनी है जो पहले आपको बताया। दूसरी बात, जब भी प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ भी करके आ जाए तो ये वाला कर देना है, काम खत्म। उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता देना कि आपको ये समझ में आ गया। सो ऑल द बेस्ट।